आज से कुछ समय पहले तक विद्यार्थी पढ़ाई करता था, पढ़ाई के बाद तय करता था कि उसे किस फील्ड में जाना है और क्या तय करना है। लेकिन अब दौर बदल रहा है, पढ़ाई के साथ साथ नई चीज़ें आ गई है। अब विद्यार्थी इनोवेटिव और क्रिएटिव होता जा रहा है और उसे चिंता रहती है कि अब क्या जाके पढ़ाई करे। तो पहले से ही कक्षा 10 से ही वो तैयारी करने लग जाता है कि किस तरह की पढ़ाई वो करे। आज हम पहुँचे JEC आर्ट्स यूनिवर्सिटी, यहाँ के जो VC हैं विक्टर गंभीर साहब, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल इन्होंने एक MOU किया है, उससे यहाँ के जो विद्यार्थी है उसे लाभ मिलेगा। किस तरह का वो MOU है, किसके साथ हुआ, पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने जो MOU किया है, किस तरह का MOU है? ये कल जो हमने MOU किया है, ये ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया प्रांत में फेडरेशन यूनिवर्सिटी है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लगभग 150 साल पुरानी। इसमें लगभग 20,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इनके 4 कैंपस हैं, 2 बलाट नाम के एक शहर में हैं, एक मेलबर्न में है और एक इनका कैंपस सिडनी में है। तो ये लोग लगभग वैसे ही कोर्स ऑफर करते हैं जो हम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, और इन एरिया में ये लोग काम करते हैं। इस यूनिवर्सिटी ने इंडिया की एक टेकेड कंपनी है एम्प्लॉयबिलिटी फॉर लाइफ, employability.com के नाम से वो है, और ये डिजिटल एजाइल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बच्चा, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में रहते हुए प्रोजेक्ट में सॉल्यूशन निकालता है। मान लीजिए IT प्रोजेक्ट हो सकता है कि मेरे को एक कोडिंग करके एक सॉल्यूशन निकालना है, या फिर वो हेल्थ का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने एक हैकाथन किया था हेल्थ में, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई एक हॉस्पिटल से कि पेशेंट अग्रेसिव है कि नहीं है, या पेशेंट का अटेंडिंग अग्रेसिव है, तो वो क्या आप हमारे को कोई तरीका बता सकते हो क्या कि अग्रेसिव पेशेंट को हम भी थोड़ा ध्यान से हैंडल कर लें। तो ये नॉन IT प्रोजेक्ट है। तो ये जो employability.life है, ये लोग ऐसा प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसके अंदर एक टीम तय कर ली जाती है, उस टीम में हर व्यक्ति के अपने प्रोजेक्ट असाइन कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर एक मेंटर असाइन कर दिया जाता है जो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और एक साथ में क्लाइंट असाइन कर दिया जाता है जो उस प्रॉब्लम का ओनर है कि जिसको सॉल्यूशन उन्होंने बना के देना है। तो ये टीम बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं, मेंटर उनकी सहायता करता है, और जब उसका सॉल्यूशन निकल आता है तो ये क्लाइंट को सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन करते हैं। क्लाइंट उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट कर सकता है, या उनको बोलता है कि आप इसको मॉडिफाई कर दो और उसके बाद आप सबमिट कर दो। तो ये सारा एनवायरनमेंट इस प्लेटफॉर्म पे सिमुलेट होता है, और इससे बच्चा जब जॉब करने जाएगा तो उसने 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट कर लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसे सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो जो फेडरेशन यूनिवर्सिटी है वो employability.com के साथ में मिलके और हमारे बच्चों को ट्रेन करेगी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बच्चे एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। जैसे अभी इंडिया में हम लोग NASSCOM तो एक स्टेज पे ये बोलता रहा है कि इंडिया के 85% बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनके नॉलेज नहीं है, उनमें स्किल नहीं है, लेकिन उनको वो तरीका नहीं है जो एम्प्लॉय एंड पे जो काम करना पड़ता है, उनको वो तरीका नहीं पता, उसको समझने में थोड़ा उनको समय लग जाता है। तो अगर बच्चा ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग लेके जाता है तो उसको बहुत कम ट्रेनिंग वहाँ करके, 1-2 महीने की ट्रेनिंग करके, और वहाँ प्रोडक्टिव हो जाता है। तो एक तो ये पार्ट था। मुझे ये समझ में आया आपने जो बताया कि जो बच्चा चाहता था कि विदेश जाके पढ़ाई करूं, अब उसे लगता है कि यहाँ जो पढ़ाई करेगा उसे भी फील आएगा कि विदेश में जाके पढ़ाई किया। जी, तो ये जो प्लेटफॉर्म है लगभग वैसा है जहाँ विदेशी यूनिवर्सिटी में, जिस तरीके से विदेशी यूनिवर्सिटी में हमारे से पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम लोग नॉलेज सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं, हम ज्ञान ज़्यादा देते हैं और स्किल कम देते हैं। वहाँ पे स्किल ज़्यादा होता है और नॉलेज के ऊपर फोकस थोड़ा कम रखा जाता है। तो जो बच्चा इस प्लेटफॉर्म से एक बार गुजर जाएगा उसमें लगभग वैसा ही स्किल आ जाएगा वो फॉरेन के स्टूडेंट में जो आता है। इसके अलावा फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोग 2-3 और टाई अप करने वाले हैं। जैसे एक ट्विनिंग प्रोग्राम, मान लीजिए हमारे यहाँ एक 4 साल की BTech की डिग्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उनके यहाँ भी डिग्री है। हमारा पढ़ाने की अप्रोच थोड़ी अलग है। तो अगर एक व्यक्ति वहाँ पे 4 साल की डिग्री करने जाता है तो वहाँ पे डिग्री की रफली कॉस्ट जो है 18 से 20 लाख प्रति वर्ष है। तो एक व्यक्ति अगर 4 साल वहाँ पढ़ेगा तो उसका
72 लाख से लेके 80 लाख का खर्चा उसको फीस के रूप में देना पड़ेगा और लगभग और 20 लाख रुपए उसको वहाँ पे रहने के खर्च करने पड़ेंगे। अगर हम ट्विनिंग प्रोग्राम का टाई अप अगर हम लोग उनके साथ में कर लेते हैं तो 2 साल वो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा और तीसरे और चौथे साल में उनके पास चला जाएगा। तो 2 साल वो मेरी फीस देगा और बाकी 2 साल उनकी फीस देगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जब उसको डिग्री मिलेगी और जो उसका स्किल होगा वो वैसे ही होगा जो वो फुली वहाँ से निकला है उस टाइप में, तो उसका समय बचेगा, उसका भारतवर्ष में कुछ समय लगा लेगा, कम समय वहाँ पढ़ना पड़ेगा, कम फीस उसकी लगेगी और उसको बाकी सारी सुविधाएं जो वर्क परमिट की वहाँ पे काम करने की हैं, ग्रीन कार्ड या रेजिडेंसी की हैं, वो सारी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। तो ट्विनिंग प्रोग्राम में रहेगा। उसके बाद हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हम लोग ड्यूअल डिग्री करें। भारतीय यूनिवर्सिटी को अगर बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट नहीं होता तो डिग्री देने का अधिकार नहीं है, लेकिन फॉरेन की यूनिवर्सिटी ज़्यादा ऑटोनमस हैं, उनके साथ में ड्यूअल डिग्री में हमारा टाई अप लगभग ऐसा होगा कि हम एक करिकुलम प्रपोज करेंगे, वो यूनिवर्सिटी उसको अपनी तरफ से जो चेंजेस करना चाहेगी वो बताएगी, उसको पढ़ाने का तरीका भी वो सजेस्ट करेंगे, हमारे टीचर वहाँ जाके ट्रेनिंग लेंगे, उनके टीचर यहाँ आके हमारे टीचर को ट्रेनिंग देंगे और थोड़ा डायरेक्ट पढ़ाएंगे। चारों के चारों साल बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा, उसको हमारी डिग्री भी मिलेगी और उनकी डिग्री भी मिलेगी। ये यूजीसी के अनुसार ये एक एक्सेप्टेबल व्यवस्था है, उनका रेगुलेशन है, कौन यूनिवर्सिटीज आपस में टाई अप कर सकती हैं। तो ऐसा टाई अप अगर हो जाता है तो बच्चे को विदेश में जाए बगैर लगभग वैसा स्किल, वैसी नॉलेज मिलेगी जो उसने विदेशी यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ी है। तो स्लाइटली कॉस्ट उसकी थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि बाहर के लोग जो यूनिवर्सिटी है उनको थोड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें जाएगा। तो ये प्रोग्राम भी हम लोग इनके साथ में टाई अप कर रहे हैं आगे। और इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ एक बच्चा 8 साल पढ़ रहा है और ये टाई अप रहेगा कि केवल एक सेमेस्टर वो वहाँ चला जाए, तीसरे सेमेस्टर में मान लीजिए वहाँ पे चला जाए और तीसरे सेमेस्टर में उनके टीचर उनको पढ़ाएं, उनका करिकुलम उनको पढ़ाएं, तब उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी लर्निंग की तरीका क्या है, किस टाइप में मेरे को स्किल चाहिए। फिर वो जो वापस आए बाकी कोर्सेज हमारे यहाँ पढ़े और बाकी कोर्सेज हम अपने लगभग उसी स्तर पे चलाएं जैसे वो यूनिवर्सिटी चलाएं। तो इसके अंदर तो बहुत ही कम खर्चा आएगा बच्चे का इस टाइप के। तो इस टाइप का टाई अप हम लोग फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ में कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। 3 तरीके आपने बताए, वहाँ से जो डिग्री आएगी या यहाँ से जो डिग्री होगी, क्या वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त? हाँ, यूजीसी से मान्यता प्राप्त रहेंगी, दोनों डिग्री यूजीसी से मान्यता प्राप्त रहेंगी। बच्चों में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर के नहीं रहेगा? एब्सोल्युटली कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूजीसी का एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है इसके ऊपर और उस रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, उसकी अप्रूवल लेने के बाद ही इसको शुरू किया जाएगा। अब जब उसने पढ़ाई कर ली, किस तरह की जॉब ओरिएंटेड जो उसको किस तरह के आगे जाकर के भविष्य कैसा बनेगा उसका? देखिए, हम लोग आज की डेट में अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जॉब जो हैं वो कोडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, और अभी नई फील्ड जो आई है डाटा साइंस और एनालिटिक्स। इसके अंदर रफली लगभग 6 लाख 7 लाख ग्रेजुएट हर साल केवल इन 2 फील्ड में जाते हैं और ये ऐसे फील्ड हैं जिसमें इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फॉरेन की कंपनीज भी जब कोडिंग करती हैं अपने कंट्री में तो वो काफ़ी पार्ट जो है इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स कर देती हैं। तो इस जो कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं, डाटा साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, AI/ML से रिलेटेड कोर्सेज हैं, क्लाउड से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, उसमें बच्चों की जो काम करने की कला है, उनकी जो निपुणता है, स्किल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे और उनकी जॉब की अच्छी कंपनियों में अच्छी सैलरी की संभावनाएं हिंदुस्तान में भी और भारतवर्ष से बाहर भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। भारतीय सरकार नई जो शिक्षा नीति आई उसमें ज्ञान परंपरा की बात करती है, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है। आजकल पढ़ाई में भी एक चेंज आया कि बच्चा जॉब के साथ साथ खुद का बिजनेस भी करना चाहता है, क्या उसमें भी उसको फायदा मिलेगा? जी देखिए, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है बहुत विलक्षण पॉलिसी है। अगर हमारे पास ये सबसे पहले पॉलिसी 1948 में बनी थी, राधाकृष्णन कमीशन, फिर 1968 में कोठारी कमीशन, उसके बाद 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और अब ये 2020 में 2020 में काफ़ी समय बाद एक पॉलिसी आई है। बाकी पॉलिसियों की बनिस्बत ये बहुत ही, मैं कहूँगा एज ए एजुकेशनिस्ट, बहुत विलक्षण पॉलिसी है। बड़े अच्छे तरीके से उसको बांटा गया है। स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, सेल्फ पेस लर्निंग के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित किया गया है,
अलग अलग भाषाओं में बीटेक किया जा सके, ऐसा प्रोविज़न इसके अंदर किया गया है। तो इससे वो मान लीजिए हिंदी भाषी बच्चा है और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, गांव में पढ़ा है, हिंदी मीडियम में पढ़ा है, वो चाहे तो हिंदी मीडियम के अंदर अपनी बीटेक प्राप्त कर सकता है और तमिल वाला तमिल में कर सकता है। और वो क्योंकि हर व्यक्ति तो विदेश जाता नहीं है, हिंदुस्तान में रह के लोग काम करते हैं, हर व्यक्ति को प्रेजेंटेशन भी नहीं करनी होती है। तो शुरू में एक व्यक्ति अगर अपनी भाषा में स्ट्रेंथ बना लेता है तो वो एक अच्छा टीम मेंबर बन जाता है और फिर समय के साथ जॉब में करते हुए वो अब इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करके और हायर लेडर पे भी मूव कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और हम जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में इसको लगभग पूर्णतया जितने भी रेगुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए आए हैं एजुकेशन में, वो लगभग सभी हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। अभी एक बात चल रही विकसित भारत की, उसमें चिकित्सा और शिक्षा दो क्षेत्र ऐसे जिनका बड़ा योगदान होने वाला है, आप उसको लेकर के किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं? देखिए, जब हम 2047 में जब हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम उसको आज़ादी का अमृतकाल करके उसको बोल रहे हैं। लगभग 70 वर्ष हमारे को आज़ादी के बाद हो गए। अगले 22 वर्ष बाद हमारे 100 वर्ष जब हम पूरे करेंगे तो पीछे कोविड में हमने अभी देखा कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज थी, बड़े कंट्री जिनका बहुत बड़ा नाम था, जर्मनी, यूएस, यूरोप के कंट्रीज़, उनको कोरोना में हमारे से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ज़्यादा लोगों की वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर आया। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो हैंडल हुआ कोरोना, और कुछ शायद एक कारण ये भी था कि हमारे यहाँ लोगों में जो बीसीजी का इंजेक्शन लगता था, पहले टीबी के इंजेक्शन लगते थे, तो लोगों में शायद इम्यूनिटी भी पहले से थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ पे भारत सरकार को भी ये रियलाइज़ हुआ कि आने वाले समय में जो दो बहुत बड़े संबल होने वाले हैं, एक शिक्षा होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और वो बच्चे 5 साल बाद एजुकेशन सिस्टम में आ जाते हैं। तो उन 2.5 करोड़ नए बच्चों को हर साल आपने शिक्षा देनी है। और ये जो पॉपुलेशन आज हमारी 142 करोड़ है, इनका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा, हम यंगेस्ट कंट्री वर्ल्ड में इसलिए माने जाते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 65 करोड़ की पॉपुलेशन 25 वर्ष से कम है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिविडेंट है। अगर यहाँ का हेल्थ का इशू बच्चे का रहता है, हेल्दी नहीं है पॉपुलेशन, तो प्रोडक्टिव भी नहीं होगी। तो बहुत बड़ा फोकस भारत सरकार का अमृतकाल अगले 22 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे रहने वाला है। उसके लिए मेडिकल कॉलेज में, जैसी आज की डेट में हमारे यहाँ 1,06,000 सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस में, भारत सरकार ने अब ये तय किया है कि अगले 5 वर्षों में इस संख्या को बढ़ा के 1,75,000 कर दिया जाएगा और हाई एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जेईसीआरसी में 750 बेड के हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन अभी हमने लगभग 8 महीने पहले शुरू कर दी थी। वर्ष 2025 के एंड तक 750 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा और 2027 में हम लोग MBBS का पहला एडमिशन करेंगे और फिर उसके ऊपर नर्सिंग, पैरामेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये कोर्सेज भी इनके ऊपर बिल्ड करेंगे। तो अभी हमारा जो फोकस है वो केवल पैरामेडिकल में था, अब हम टोटली हेल्थ एजुकेशन की तरफ हम भी मूव कर जाएंगे। कुछ साल पहले की बात करूँ तो यहाँ का जो बच्चा था प्रदेश का, वो बाहर साउथ की तरफ जाता था, वहाँ पढ़ाई करता था, लेकिन अब वो जयपुर आ रहा है, जेईसीआरसी की तरफ आ रहा है। 16,000 बच्चे आपके यहाँ हैं, क्या सुविधाएं आप उनको दे रहे हैं? देखिए, सुविधा बच्चे को सबसे जो पहली सुविधा उसको चाहिए कि क्लासरूम में और लैब के अंदर एक अच्छा प्रशिक्षण हो ताकि वो जॉब के लिए प्रतिबद्ध होके बड़ा अच्छा जॉब उसको मिल जाए। उसके बाद उसकी जैसे अगर मेरे पास 16,000 बच्चा जो आज की डेट में हैं, उनमें से लगभग 3,000 बच्चे हमारे हॉस्टलों में रहते हैं और लगभग 8-9,000 बच्चे जो हैं वो जयपुर या उसके आसपास के हैं। 4,000 एक बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल, मेरे यहाँ संख्या भी नहीं है और उनका थोड़ा पेमेंट का भी इशू है, तो वो बाहर के आसपास पीजी लेकर रहते हैं। तो हमारे जो हॉस्टल में जो बच्चे हमारे पास रहते हैं, हम लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था उनके लिए कर रखी है। बहुत बढ़िया खाना 4 समय का उनको मिले, अच्छा हाइजीनिक उनका एनवायरनमेंट हो। हमारे यहाँ हर बच्चे को इंडिविजुअल फ्लैट दिया जाता है,
और कैपेसिटी के अनुसार वो एसी हो सकता है या एसी नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अलग से कमरा है और उसका अपना अटैच बाथरूम है। बहुत बढ़िया मेडिसिन की फैसिलिटीज़ हैं। जो हमने एक स्टेंजा लिविंग करके एक आईएम का स्टार्टअप है, वो लोग पूरे देश भर में 1 लाख सीटें मैनेज करते हैं हॉस्टल्स में। वो हमारा सारा हॉस्टल का काम देखते हैं। अगर एक बच्चे को किसी खाने के एक आइटम में शिकायत है, मान लीजिए लंच में उसको दाल अच्छी नहीं लगी, तो वो अपने फ़ोन के थ्रू उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है कि मेरे को ये दाल पसंद नहीं आई। अगर 15% बच्चे उस दाल के ऊपर कमेंट कर देते हैं तो दाल उस मेनू से हट जाती है जब तक उसको सुधार नहीं लिया। मतलब घर में शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते। हमारे यहाँ करता है। तो देखिए, घर में भी एक समस्या क्या रहती है कि 5 लोग हैं, 5 में से भी किसी को एक सब्जी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। 5 लोगों को एक साथ कैटर करना घर में भी समस्या होती है, लेकिन हम लोग 3000 बच्चों को हॉस्टल को लगभग अच्छी तरीके से उनके टेस्ट के अनुसार उनको भोजन दे पा रहे हैं। एक बड़ी बात, यूनिवर्सिटी को होता है कि नेक की डिग्री हो उसके पास में, बच्चे को होता है कि उसकी जो मार्कशीट है उस पर नेक लिखा हो। नेक को लेकर के अभी क्या? हाँ, नेक जो है नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, भारत सरकार का वो उपक्रम है जो ये तय करता है कि क्वालिटी कौन सी यूनिवर्सिटी किस प्रकार की देती है। तो हम लोग नेक से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, तो उससे बच्चों को फायदा मिलता है। उससे बच्चों को फायदा मिलता वो है। जब रोजगार के लिए जाता है वहां पर जब इंटरव्यू में देखते हैं तो उसकी डिग्री जो होती है उसमें लिखा होता है ना, हाँ, नेक सर्टिफाइड डिग्री है, ये उसके ऊपर मेंशन रहता है। अब लास्ट सवाल, ये जो एमओयू है ये कब से लागू होगा? ये अभी पार्टली अभी ऑलरेडी लागू हो चुका है। employability.com का जो एजाइल प्लेटफॉर्म है वो अगला जो जुलाई वाला वर्ष आएगा उसमें शुरू हो जाएगा। और जो ट्विनिंग डिग्री प्रोग्राम है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम है, ये यूजीसी से अप्रूवल के बाद 1 या 2 वर्ष के अंदर अंदर ये सारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो ये है जेईसीआरसी के वीसी प्रोफेसर विक्टर गंभीर, जिनका मानना है कि इस एमओयू के बाद में बच्चों को कहीं न कहीं कम पैसे में अच्छी पढ़ाई मिलेगी, साथ ही भारत सरकार का जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी पूरा होगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।